हेलो बच्चों, मैं विशाल शर्मा संस्कृत सागर में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हम यहां पर एक नई सीरीज शुरू करेंगे जिसमें हम हिंदी और संस्कृत व्याकरण पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा संधि। कि संधि किसे कहते हैं, संधि के कितने भेद हैं इत्यादि के बारे में आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे। टॉपिक शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूंगा, अगर आप चैनल पर नए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, हमारा आज का विषय है संधि। संधि का सामान्य अर्थ है मेल या मिलाना, अर्थात किन्हीं दो घटकों को आपस में मिलाना संधि कहलाता है। इसकी परिभाषा क्या है कि दो ध्वनियों के अर्थात वर्णों के मिलने से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। जैसे हमें यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है पर प्लस उपकार, इन दोनों को मिलाने से क्या बना, परोपकार, तो इसको हम क्या कहते हैं, संधि। और अगर हम परोपकार को अलग अलग करके लिखें तो उसको क्या कहेंगे, संधि विच्छेद, अर्थात संधि को तोड़ना। तो चलिए इसको हम आगे विस्तार से समझेंगे। अभी हम जानते हैं वर्णों के बारे में, क्योंकि वर्णों के मेल से ही संधि होगी। तो वर्ण जो है वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक है स्वर और दूसरे हैं व्यंजन। स्वर और व्यंजन के भेद से जो वर्ण है वो दो प्रकार के होते हैं। स्वर और व्यंजन के अलावा भी दो वर्ण और होते हैं। कौन कौन से, एक अनुस्वार जिसको चांद बिंदु बोलते हैं, और दूसरी है विसर्ग, जो कि इस प्रकार दो बिंदियां होती हैं। इनको हम आगे जानेंगे। तो चलिए अब स्वरों के बारे में जानते हैं कि स्वर दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व अर्थात छोटे और दीर्घ अर्थात बड़े। जैसे छोटा अ, बड़ा आ। इसमें छोटा अ क्या है, ह्रस्व, क्योंकि ये छोटा है, और बड़ा आ क्या है, दीर्घ। इसी प्रकार छोटा ई ह्रस्व और बड़ा ई दीर्घ। छोटा ऊ ह्रस्व और बड़ा ऊ दीर्घ। इस प्रकार ये ह्रस्व और दीर्घ के भेद से दो प्रकार के। स्वरों की खासियत क्या है कि जो स्वर है इनका उच्चारण हम स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं। कहने का अर्थ क्या है कि जैसे मैं बोलता हूं अ, तो अकेली अ की साउंड है, और दूसरी तरफ मैं बोलता हूं क एक व्यंजन है। आप किसी भी व्यंजन का जब उच्चारण करेंगे तो उसके साथ किसी न किसी स्वर की आवश्यकता अवश्य पड़ेगी। जैसे बोलते हैं की, तो क के साथ क्या है, ई। अगर बोलते हैं कु, क के साथ क्या है, ऊ। तो इनके साथ कोई ना कोई स्वर अवश्य जुड़ा रहता है। अगर स्वर नहीं होगा तो ये वर्ण पूरे नहीं होंगे। जैसे हम आधा क लिखते हैं, तो आधे क में क्या है, अ नहीं है। अगर हम इस क को पूरा करना चाहें तो इसमें हमें अ को मिलाना पड़ेगा, उसके बाद ही क पूरा बन पाएगा। क्लियर है बच्चों। स्वर और व्यंजन में फर्क क्या है आप सभी जान चुके हैं कि स्वर को हम स्वतंत्र रूप से बिना किसी की सहायता से बोल सकते हैं, और जो व्यंजन है उनको उच्चारण के लिए, बोलने के लिए स्वरों की आवश्यकता होती है। अब बात करें संधि की, कि संधि दो वर्णों के बीच में होती है। तो संधि होती कैसे है कि संधि जब हम करते हैं तो हमें एक प्लस का निशान दिखाई देगा। जैसे मान लीजिए एक प्लस का निशान है, प्लस के निशान के इस तरफ भी वर्ण होगा और इस तरफ भी वर्ण होगा। इन दोनों के अर्थात ये जो दो वर्ण है प्लस के निशान के एकदम साथ दोनों तरफ, इन दोनों को मिलाना संधि कहलाता है। क्योंकि जो सबसे आसपास के शब्द हैं उनके बीच में ही संधि होती है। इसको हम आगे एग्जाम्पल से जानेंगे। तो अब चलिए जानते हैं संधि के प्रकार के बारे में। संधि तीन प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इसके बारे में भी विस्तार से हम, जैसे स्वर संधि करेंगे तो स्वर संधि के बारे में जानेंगे, व्यंजन संधि करेंगे तो व्यंजन संधि के बारे में जानेंगे। अभी यहाँ पर हम एक थोड़ा ओवरव्यू ले लेते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा स्वर संधि। स्वर संधि पांच प्रकार की होती है। आप इनके नाम या काउंटिंग देख करके घबराएं मत, ये बहुत ही इजी है। जैसे ही आप इसको प्रैक्टिस करेंगे आपको ये बहुत ही आसान लगने लगेगा। जय संधि के पांच प्रकार कौन कौन से हैं, सबसे पहले दीर्घ संधि, उसके बाद गुण संधि, उसके बाद यण संधि, वृद्धि संधि और अयादि संधि। ये पांच प्रकार के संधि स्वर संधि होती है। आज हम पढ़ेंगे दीर्घ संधि के बारे में। परिभाषा क्या है इसकी, कि एक ही जाति के दो स्वर। एक ही जाति से क्या तात्पर्य है कि जैसे और अ और आ, ये दोनों एक ही जाति के स्वर हैं। इसी प्रकार ई और बड़ी ई, ये दोनों भी एक ही जाति के स्वर हैं। उसी प्रकार जो ऊ और बड़ा ऊ, ये दोनों भी एक ही जाति के स्वर हैं।
तो इसमें क्या कहा गया है कि एक ही जाति के दो स्वर आसपास आ जाएं, अर्थात प्लस के निशान के इस तरफ भी एक ही जाति का स्वर हो और उसी जाति का स्वर प्लस के दूसरी साइड भी हो। तो उसी जाति का, जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए अ है, दोनों तरफ अ है, तो अ की जाति का जो दीर्घ वर्ण कौन सा है, बड़ा आ, तो उन दोनों के स्थान पर उसी जाति का दीर्घ वर्ण हो जाता है। अर्थात जब हम इन दोनों को मिलाएंगे तो इन दोनों को मिलाने से इनके स्थान पर बड़ा आ बन जाएगा। क्लियर है बच्चों? द्वारा क्लियर करता हूं एक बार। परिभाषा क्या दी गई है कि एक ही जाति के दो स्वर जब आसपास हों तो उन दोनों के मेल से उसी जाति का दीर्घ वर्ण बन जाता है। जैसे प्लस के निशान के इस तरफ भी अ है और इस तरफ भी आ है, ये दोनों एक ही जाति के हैं, तो इस जाति का अर्थात इन दोनों में जो सबसे बड़ा वर्ण क्या है, आ, तो इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, आ। तो चलिए बच्चों अब हम इसको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं और ये जानते हैं कि एक ही जाति के स्वर कौन कौन से। प्यारे बच्चों, दीर्घ संधि का सबसे पहला रूल क्या है कि अगर अ और आ ये दोनों आमने सामने हो, क्योंकि दीर्घ संधि क्या डेफिनेशन बताई थी कि अगर दो स्वर एक ही जाति के आसपास हो तो उन वर्णों के स्थान पर उसी जाति का दीर्घ वर्ण हो जाता है। तो यहां पर जैसे आपको बताया कि अ और आ ये दोनों एक ही जाति के स्वर हैं, तो इन दोनों के स्थान पर क्या होगा, इसी जाति का दीर्घ स्वर। कौन सा दीर्घ स्वर है, आ। तो इसके आधार पर चलिए एक एग्जांपल करके देखते हैं। जैसे एग्जांपल है वेद प्लस अंत। तो जैसा आपको बताया था कि प्लस के इस तरफ भी स्वर होना चाहिए और इस तरफ भी। अब स्वर भी किस टाइप के, कि दोनों एक ही जाति के। तो यहां पर क्या है, अ, और यहां पर क्या है, द। तो जैसा कि आपको बताया गया है कि जो व्यंजन है, व्यंजन बिना स्वर के उच्चारित नहीं हो सकता, अर्थात स्वरों के बिना व्यंजन का उच्चारण नहीं किया जा सकता। जैसे हम बोलते हैं द, तो द को हम कैसे लिख सकते हैं, द हलन प्लस अ, क्योंकि द अ के मिलने से ही पूरा द बनता है। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम क लिखते हैं, क, ये क्या है, क आधा। जब तक हम इसमें अ नहीं मिलाएंगे तब तक ये पूरा नहीं होगा। क प्लस अ अर्थात क। क्लियर है बच्चों? तो जैसे द में अ है, तो क्या रूल क्या है कि अ और आ इनमें से कोई भी स्वर किसी भी प्रकार से आमने सामने हो, जैसे अ और अ, तो इन दोनों के स्थान पर क्या होगा, इसी जाति का दीर्घ वर्ण, वो क्या है, आ। तो इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, आ। तो वेद के द में क्या मिलाएंगे, आ, वे दा आधा न और त, क्योंकि ये दोनों कट गए तो क्या आएगा, वेदांत। दूसरा एग्जांपल है विद्या प्लस आलय। इसी प्रकार यहां पर क्या है, प्लस की दूसरी साइड आ, और यहां पर क्या है, द्या। तो द्या में क्या साउंड है, आ की। अगर हम इसमें से आ निकाल दें तो द्या का रहेगा आधा, तो यहां क्या निकल आएगा, आ। इन दोनों को जब हम मिलाएंगे तो क्या आएगा, इन दोनों के स्थान पर इसी जाति का दीर्घ वर्ण। तो दीर्घ वर्ण क्या है, आ। तो द्या में क्या मिलाएंगे, आ, विद्या, ये दोनों कट जाएंगे, ल य, विद्यालय। इसी प्रकार देव प्लस आलय, यहां पर देव में भी क्या है, अ, व में क्या साउंड आएगी, व, अर्थात अ की साउंड। तो इसके एक तरफ अ है और दूसरी तरफ आ, तो अ और आ को जब हम मिलाएंगे तो इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, आ। तो क्या बनेगा ये, देवालय। तो इसमें कहने का अर्थ क्या है कि जो अ और आ ये दो वर्ण हैं, किसी भी क्रम में हो सकते हैं, चाहे दोनों तरफ अ हो या दोनों तरफ आ हो या एक तरफ आ और दूसरी तरफ अ, किसी भी क्रम में ये हो सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि एक तरफ ह्रस्व होना चाहिए और दूसरी तरफ दीर्घ, या दोनों तरफ दीर्घ या दोनों तरफ ह्रस्व, किसी भी प्रकार हो सकते हैं। तो चलिए अगला एग्जांपल करते हैं। प्यारे बच्चों, अगला रूल है कि ई और ई ये दोनों आमने सामने हों, क्योंकि ये दोनों भी सजातीय हैं, अर्थात एक ही जाति के हैं। ये दोनों किसी भी क्रम में आमने सामने हों तो इसी जाति का दीर्घ वर्ण क्या होगा, इकार, दीर्घ इकार। कि अगर एक तरफ ई और दूसरी तरफ भी ई हो तो चाहे वह छोटा ई हो चाहे बड़ा ई हो,
तो उन दोनों के स्थान पर उसी जाति का दीर्घ वर्ण हो जाएगा। तो क्या होगा? बड़ी ई। जैसे उदाहरण देखते हैं रवि। अब वी में हमें क्या साउंड आएगी? ई, वी। तो क्या साउंड आएगी बच्चों? छोटी ई की, क्योंकि छोटी ई की मात्रा है तो हम इसमें से ये छोटी ई निकाल देंगे और यहां क्या आ जाएगा? हलंत। अर्थात अब क्या है कि वह आधा है। इसी प्रकार दूसरी तरफ क्या है? ई। इधर भी छोटा ई है। तो इन दोनों को अगर हम मिलाएंगे तो इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा? इसी जाति का दीर्घ वर्ण अर्थात बड़ी ई। तो रवि में जब हम बड़ी ई मिलाएंगे, रवि ये कट जाएगा यहां पर, आधा न द्रव, रविंद्र। क्लियर है बच्चों? इसमें भी रूल यही है कि ये दोनों आमने सामने हो जाएं, चाहे किसी भी क्रम में क्यों ना हो, तो इसी जाति का दीर्घ वर्ण अर्थात बड़ा ई यहां पर हो जाएगा। अगला उदाहरण देखते हैं। यहां पर मही प्लस इंद्र। तो यहां ही में बड़े ई की मात्रा है, ही में ई की साउंड आएगी तो इसमें से क्या अलग करेंगे हम? बड़ी ई प्लस इधर क्या है बच्चों? पहला वर्ण ई, ये दोनों कट जाएंगे। यहां क्या बचेगा? ह हलंत के साथ अर्थात ह आधा। तो यहां पर इन दोनों के स्थान पर क्या होगा? बड़ी ई। तो जब हम इसको मिलाएंगे तो क्या बनेगा? म ह बड़ी ई आधा न और द्र, महेंद्र। क्या बनेगा बच्चों? महेंद्र। क्लियर है? अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में इसको दोबारा पूछ सकते हैं। तो चलिए अगला रूल पढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, अगला रूल है कि अगर ऊ के सामने ऊ अर्थात चाहे छोटा ऊ हो या बड़ा हो, ऊ होना चाहिए। अर्थात दोनों वर्ण एक ही जाति के होने चाहिए। दोनों तरफ ऊ हो तो इसी जाति का दीर्घ वर्ण अर्थात बड़ा ऊ, दीर्घ कहते हैं बड़े को, तो बड़ा वर्ण हो जाता है अर्थात दीर्घ वर्ण। तो इन दोनों के स्थान पर क्या होगा? बड़ा ऊ। चाहे दोनों तरफ छोटा ऊ है, चाहे दोनों तरफ बड़ा ऊ है। जैसे उदाहरण के लिए वधु प्लस उत्सव। तो यहां पर क्या है? ऊ प्लस के साइड क्या है? ऊ। इसको यहां से हम काट देंगे। इसी प्रकार इस तरफ क्या है? वधु। धू में क्या साउंड है? बड़े ऊ की, और ये मात्रा भी कौन सी है? बड़े ऊ की। तो इसमें से हम क्या अलग करेंगे? बड़े ऊ को, और इस ऊ को हम यहां से हटा देंगे। तो ये क्या रहेगा? आधा। क्योंकि जब व्यंजन में से स्वर निकाल दिया जाता है तो व्यंजन क्या रह जाता है बच्चों? आधा। तो ऊ और ऊ इन दोनों को मिलाएंगे तो इसी जाति का जो दीर्घ वर्ण क्या है बच्चों? बड़ा ऊ। तो इन दोनों के स्थान पर बड़ा ऊ यहां पर हो जाएगा। अब जब इसको मिलाएंगे तो कैसे लिखेंगे? वधु आधा त स व, वधु सब। इसमें से इस ऊ को हम निकाल देंगे। क्लियर है बच्चों? जब हम इन्हीं दो वर्णों के स्थान पर संधि करते हैं तो जिन दो वर्णों के स्थान पर नया वर्ण आता है वो दोनों वर्णों को हम वहां से हटा देते हैं, क्योंकि उन दोनों के स्थान पर ही नया वर्ण वहां पर आता है। तो क्या बनेगा? ये वधुत्सव। क्लियर है बच्चों? अगला एग्जांपल है साधु प्लस ऊर्जा। यहां पर एक तरफ क्या है? बड़ा ऊ, इसको यहां से हटा देंगे क्योंकि इसको हमने यहां पर नीचे लिख लिया, क्योंकि इसी के स्थान पर हमें संधि करनी है। इसी प्रकार साधु में कौन से ऊ की मात्रा है? छोटे ऊ की। तो हम इसको यहां से क्या निकालेंगे? छोटा ऊ। इसको हटा देंगे और इसके नीचे क्या लगाएंगे? हलंत अर्थात ध को हम आधा कर देंगे। अब इन दोनों के स्थान पर जो नया वर्ण होगा वो क्या आएगा? इसी जाति का दीर्घ वर्ण। दीर्घ वर्ण कौन सा है? बड़ा ऊ। तो इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा? बड़ा ऊ। तो जब हम इसको मिलाएंगे तो क्या बनेगा? साधुर्जा, साधुर्जा। बच्चों, जो दीर्घ संधि है वो केवल इन्हीं वर्णों के बीच में होती है। कौन कौन से? उ, ई और अ। इन तीन वर्ण, ये इन तीनों वर्णों में से जो एक ही जाति के वर्ण आमने सामने होंगे, चाहे उ और ऊ हो, चाहे ई और ई हो, या अ और आ हो, तो इन दोनों के स्थान पर दीर्घ संधि हो जाती है। दीर्घ का अर्थ है बड़ा। तो इसी जाति का अगर अ वर्ण है तो अ वर्ण की जाति का बड़ा वर्ण होगा। अगर दोनों तरफ ऊ है तो वहां पर बड़ा ऊ होगा। अगर दोनों तरफ ई है तो वहां पर बड़ा ई हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, यह थी दीर्घ संधि। अगली क्लास में हम यण संधि पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों,
आप सभी के लिए ये होमवर्क है। आप इनको कमेंट बॉक्स में बताएं कि इनको जब हम संधि करेंगे तो इसका जो मूल शब्द है क्या बनेगा। परम प्लस अर्थ, दूसरा है नदी प्लस ईश, तीसरा है गुरु प्लस उपदेश। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे, इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।